हेलो अपूर्व, वेलकम। और आप अभी वैसे क्या कर रहे हो? अभी मैम मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है एंड आई एम करेंटली इन माय बीएड फाइनल ईयर। आफ्टर दैट मैंने दो तीन सेट निकाल रखा है एंड सीयू सेट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू मैंने तकरीबन तीन चार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर रखा है, सो दैट आफ्टर क्लियरिंग द बीएड आई विल बी डायरेक्टली एनरोल्ड इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। अच्छा, अभी एनरोलमेंट करना है ना पीएचडी प्रोग्राम जी में? जी 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 ओके। सो अभी आपने एपी सेट निकाला है, आंध्र प्रदेश जी सेट जी निकाला जी। और 14 को मैम मैंने नॉर्थ ईस्ट सेट भी दिया है एंड बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस उसमें भी मैं ऑलमोस्ट अराउंड 65% स्कोर कर रहा हूँ, सो आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक कि वो भी क्लियर हो जाएगा। है। अच्छा, वेरी गुड, नाइस। सो कांग्रेचुलेशंस। सो लेट वी स्टार्ट आवर मीटिंग, है ना? ओके। हेलो, वेलकम टू नव क्लासेस एंड नव एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अपूर्व शाही एंड वेलकम अपूर्व एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने एपी सेट को अच्छे मार्क्स से और अच्छी रैंक से क्लियर किया है। तो आप प्लीज अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे लर्नर्स को। मेरा नाम अपूर्व शाही है एंड मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करा है एंड रिसेंटली मैंने आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर मैंने 61.33% के साथ क्लियर करा है इन जनरल कैटेगरी एंड कट ऑफ 49.33 गई थी। सो जस्ट बिकॉज आई डिड वेल इन पेपर वन उसकी वजह से मुझे ये मतलब मैं सक्सीड कर पाया। वेरी गुड, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपने इसके लिए कैसा स्टडी किया, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? मैम आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपका जो आपने जो प्लान बताया था आपके यूट्यूब चैनल्स के थ्रू वो मैंने रिगरसली फॉलो करा। खास तौर पे आप एक चीज जो आपकी बुक्स थी उसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से डिटेल्ड मेंशन था, जैसे आपकी कुछ वीडियोस हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट टॉपिक पे जिसमें आपने रामसर कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यस। किगाली कन्वेंशन इस पे बात करा है। तो मैं लिटरली हर वो 10 टॉपिक्स को पेन डाउन करता था एंड डिटेल में नोट डाउन करता था जो मेरे वीकर पोर्शन क्या 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 है। खासतौर पे आपके एक प्लेलिस्ट आपने बना रखा है जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड को कैसे डील करेंगे बिकॉज वो बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक होता हाँ है। जी। तो उस चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैंने किया। फिर आपका मैम बहुत मोटिवेशन रहा बिकॉज मैं चूंकि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरी डीआई एंड मैथ थोड़ी कमजोर है, मैं बहुत डरता था। बट आपने जिस तरीके से एक प्रोत्साहन किया कि उसको अप्रोच कैसे करते हैं, इवन आप जब नहीं जान रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे उसको डील कर सकते हैं, यस। इस ये सब वजह से मैं पेपर वन में ज्यादा बेटर स्कोर कर पाया। ओके, वेरी नाइस। और आपका पेपर टू इंग्लिश से किया है आपने, इंग्लिश यस मैम। लिटरेचर? ओके, तो यस उसके मैम। कैसे स्टडी किया आपने? मैम इंग्लिश लिटरेचर में तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ड्रामा, फिक्शन, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड उसके बाद कल्चर थ्योरीज। तो मैं रादर देन गोइंग टू फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर टू इंडिविजुअल मतलब आप एज को कवर करो, उससे ज़्यादा मैंने गौर किया कि इंडिविजुअल राइटर्स को मैंने फोकस करा। मैंने तकरीबन 750 टू 800 राइटर्स को पेन डाउन करा एंड थ्रू विकिपीडिया, academia.edu और भी जो ऑनलाइन के फ्री सोर्सेज हैं उसको उस पे मैंने नोट्स बनाए और उसके थ्रू मैंने पेपर टू को लेके रिगरसली प्रिपेयर करा था। ओके, ओके, वेरी नाइस। सो अब वो आप अपनी थोड़ा सा स्टडी की जर्नी बताएंगे कि आपने किस तरीके से आप इस लेवल तक पहुंचे हैं, कि पढ़ाई में मैम कैसे? इसके लिए मैम पेपर वन के लिए मैं अगेन आई क्रेडिट ऑल गोज टू यू मैम, बिकॉज पेपर वन में मैं कभी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता था बिकॉज जब मैं सेट स्टार्टिंग फेज में जब अपने मैं करियर में लगाता था तो अब मुश्किल से मुझे 21 या 22 क्वेश्चंस करेक्ट होते थे। बट जब मैंने आपका प्लेलिस्ट देखा एंड आपके लाइव सेशंस को मैंने अटेंड करना स्टार्ट करा तो मुझे समझ में आया कि rather देन मेमोराइजिंग टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड उसको समझने की बहुत जरूरत है। ये मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड या इन सब चीजों को वो रटने की कोशिश करते हैं। ये चीज ऐसे आप गेन नहीं कर सकते हो। आपकी अगर बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मतलब कितना भी वो ट्रिकी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपने डीआई को लेके बहुत अच्छा ट्रिक्स बताया था कि रैदर देन बच्चे
क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। तो आपने एक बार यूट्यूब चैनल में भी कहा था कि टीचर्स इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा पूछता है कि आपका ज्यादा समय उसमें जाए, और यस, बहुत बार आप एलिमिनेशन मेथड से ही आप उसको हटा सकते हो, जैसे दो ऑप्शंस नहीं है तो बाकी दो में से ही कोई आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिकी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि सबसे वास्ट है। इस पे मैम आपकी जो प्लेलिस्ट है, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई इंसान चाहे तो आपके बुक्स को रेफर कर सकता है, बिकॉज पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ज्यादातर क्वेश्चंस कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल से ज्यादा आते हैं। जैसे आपने रिसेंटली मतलब मुझे लिटरली लगता था कि आपके क्वेश्चंस कितने मैच कर रहे हैं। जैसे आपने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था कि 10 न्यू रामसर कन्वेंशंस ऐड हुए हैं इंडिया के वेटलैंड में, और वो एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस एपी सेट में आया। मतलब लिटरली तो ये एक्यूरेसी, मतलब अगर कोई इंसान आपके पास वो प्लेलिस्ट को भी फॉलो करे तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा आईसीटी का जो टॉपिक है, आईसीटी में जो मतलब जैसे स्टोरेज यूनिट हो गए, हार्डवेयर यूनिट्स हो गए, तो इसको अगर जितने बेटर तरीके से इंसान नोट डाउन कर सकता है तो वो ज्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट करेगा पेपर 1 के क्वेश्चंस को। अच्छा, वेरी गुड। आपने जैसे बताया आपने मेरी बुक भी ली थी, है ना? आपने यस थ्योरी वाली यस कंसेप्ट बुक भी ली हुई थी। यस मैम, यस मैम। अच्छा, वेरी नाइस। सो अपूर्व, वैसे आप मुझे अपने स्टडी का वो बताओ कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो आप हमेशा से ही स्टूडियस पर्सन रहे हैं या फिर कैसे? मैम स्टूडियोज तो मैं आई एम नॉट एबल टू से कि मैं रहूंगा, बट हाँ या आई यूज टू वर्क हार्ड। मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता था, एंड इसमें मैं रूटीन से एक रिगरसली फॉलो करता था। जैसे मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, एंड स्टार्टिंग के 4 to 6 AM मैं रिवीजन को देता था। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टार्ट आगे पढ़ते तो जाते हैं, बट पिछले का जो उनका पोर्शन पढ़ा रहता है उसे रिवाइज नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन वो चीज को भूलते चले जाते हैं। तो मैं पहला 4 to 6 AM 7 AM उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं रिवीजन में देता था। उसके बाद आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक मैं तकरीबन 9-10 बजे से मैं स्टार्ट करता था, एंड 1 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गैप लेके आफ्टर लंच फिर मैं पढ़ता था। तो मैं दोपहर का जितना समय जो आफ्टरनून का होता था मैं वो पेपर 1 को देता था, बिकॉज पेपर अक्सर लोग ज्यादातर समय देते हैं कि पेपर 2 को देते हैं, पेपर 1 तो ऐवे ही निकल जाएगा, बट ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपका जब भी आज एपी सेट का कट ऑफ 49.33 गया, बट आई स्कोर 61.33। इट जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर 1। आप पेपर 1 जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बेटर होते जाएगा। तो मैंने पेपर 1 पे तकरीबन हर दिन 3 से 4.5 समय दिया। मैंने नोट्स बहुत रिगरसली प्रिपेयर्ड किए, चाहे वो जो भी मैंने एनालाइज किया कि जैसे मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी या डीआई में कमजोर हूं तो उसके क्वेश्चंस लगाता था, एंड इसके थ्रू मैंने मतलब एक फाउंडेशन डेवलप किया जिसके ऊपर से मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट, जैसे आपने मैम अक्सर कहती थी कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज आप टॉपिक कितना भी पढ़ लो, टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्योरी पोर्शन को आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे वो आपको आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। तो मैं हर दिन, हर 2 या 3 दिन के बीच पे मैं सेट लगाने की कोशिश करता था। अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड कर देते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से भी घूम के आए वो इंसान अच्छे तरीके से उसको आगे उसको अटेम्प्ट कर सकता है। यस। सो अब तो क्वेश्चन बैंक भी है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हाँ जी। इसके अलावा आपने जैसे अभी बताया कि आपने काफी कुछ एमसीक्यूज वगैरह किए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तभी आता है जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, और उस सिर्फ कंसेप्ट से नहीं होता। तभी हमें पता चलता है कि कंसेप्ट तो पढ़ लिया, सब कुछ आता है, बट वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखना आना चाहिए, क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेट करना है। और बाकी डीआई में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस को आपने स्लोली रीड करें। कुछ बच्चे पूरा ही एक बारी में रीड करके पूरे पजल हो जाते हैं। सो मेक श्योर टू रीड स्लोली एंड गो थ्रू इट, तो फिर उससे भी आपका काफी बेनिफिट होता है। जी, वेरी नाइस अपूर्व। अब कोई भी ऐसी चीज जो आप लर्नर्स को अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, जो पता होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? मैम सबसे पहले कहूंगा कि rather than going to multiple books, आप किसी एक को ही फोकस करें, be it anyone। एंड आप बच्चे हर चीज को फोकस करने में कि ये भी बुक ले लें वो भी बुक ले लें, ऐसा नहीं है। आप rather than going for the books आप टॉपिक सेंट्रिक होइए, एंड टॉपिक के फंडामेंटल्स को बहुत क्लियर रखिए। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशंस में हो, चाहे वो बोर्ड मास थ्योरीज में हो, और इस तरीके की आपको फाउंडेशंस क्लियर रखने हैं।
उसके अलावा जैसे इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चे उसको कभी अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बट उसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए, और ताकि आप जब एग्जामिनेशन में आए तो आपका माइंड मैपिंग बना रहे कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आपका ड्यूरेशन ऑफ अटेम्प्ट वो कम हो जाएगा, आपको कम समय लगेगा उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। आप थ्योरीज कितने भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं आप अटेम्प्ट करेंगे वो नहीं वो सॉल्व हो सकता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में जिस तरीके से मैम आपने क्लियर करा था कि रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे शिकागो राइटिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेट, उससे बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो आपका एक था कि वो एमएलए फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, शिकागो फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी मैच करता है, मेरे को पता चला। लर्नर्स जेआरएफ के नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी इंग्लिश में भी आता है एमएलए शिकागो स्टाइल, और इसका पूछते हैं वो पूरा लिटरेरी फ्रेमवर्क पूछते हैं कि पूरा एपीएस स्टाइल में लिखना ही कैसे है रिसर्च। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, और एक रूटीन हमेशा रिगरसली फॉलो करें। पेपर 1 को बहुत बच्चे सोचते हैं कि लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करेंगे या 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू पेपर 1, एंड उसके लिए आपको मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपको रिगरसली देना होगा। इसके अलावा मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, आपने एक वीडियो बनाया था, पहले मैं भी सेट को लेके बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था। मैं नेट को प्रिपेयर करता था एंड नेट के थ्रू मैं फोकस करता था, बट आपने एक बार यूट्यूब के सेशन के थ्रू बताया कि एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स चीज होती है, और उसमें इफ समवन हैज अ सेट तो उसको 3 नंबर ज्यादा मिलते हैं, 3 to 5 मार्क्स, और वो आपके अपॉइंटमेंट एंड इवन व्हेन यू गेट प्रमोशन वो बहुत मदद करता है। देन मैंने उस चीज को सीरियसली लिया एंड सेट अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। फिर आपके यूट्यूब चैनल्स पे सेट के नोटिफिकेशंस आते थे, तो एक चीज मैंने गौर किया कि एक नेट से दूसरे नेट के बीच में 6 महीने की गैप रहती है, बट अगर सेट नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो 2 से 3 सेट पिछले 6 महीने के अंतराल में आ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा कॉन्शियस है तो वो 2 से 3 सेट एग्जाम्स एक 6 मंथ्स के गैप में दे सकता है, तो वो अपना अपॉइंटमेंट की चांसेस और अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर इनहांस कर सकता है। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से ही हैं? नो मैम, आई एम अ डोमिसाइल ऑफ बिहार, और मैं बिहार के बहुत छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, नाइस। सो इवन देन यू ट्राई फॉर आंध्र प्रदेश आल्सो, और आपका और भी बहुत सेट निकल चुके हैं, और कौन-कौन से निकले हैं? नॉर्थ ईस्ट मैम मैंने अटेम्प्ट करा है, इसके अलावा मैंने एमपी एंड छत्तीसगढ़ मैंने क्लियर कर रखा है, तो ये मेरे लिए, और रिसेंटली मैं 11th of अप्रैल को कर्नाटका सेट के लिए मैं बैंगलोर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज भी मेरे लिए रहेगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा सेट क्लियर कर सकूं, बिकॉज ये एक बेनिफिशियल पॉइंट रहता है, और एपीआई कोर्स में ये बहुत मदद करता है जी। और आप पीएचडी के लिए भी अभी अप्लाई, आपने सीसेट सीयू सेट्स भी निकाले हैं? मैम, आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स, मेरी बीएचयू से कंप्लीट हुई थी, उसके बाद आपके थ्रू ही मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट, रेट, तो मैंने उसको फिल करना स्टार्ट किया, एंड मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मुझे 3-4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी का ऑफर मिला। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मुझे गांधी लिटरेचर ऑफर किया गया, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मुझे जेंडर स्टडीज पे काम करने का मौका मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सागर, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमपी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपने एक बार बोला था कि इवन आप अपने मास्टर्स में हो तो जितना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के को अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। तो मैंने मास्टर्स ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मैंने देना स्टार्ट कर दिया, कि ताकि मुझे पता चले, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नेट जीआरएफ या सेट निकाल तो लेते हैं, बट दे स्ट्रगल टू इनरोल इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। तो वो चीज मैं नहीं करना चाहता था, कि ताकि मेरा गैप हो, सो दैट जस्ट आफ्टर कंप्लीशन मुझे इनरोलमेंट होने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए? यस मैम, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। अच्छा, फिर अभी आपने ये अपॉर्चुनिटी लिया नहीं है कि कोई पीएचडी वाला? Ma'am, by completion of this July, I'll be admitting in any of these central universities. इस पे मैं गौर कर रहा हूँ कि बहुत फैक्टर्स है कि यूनिवर्सिटीज कौन बेटर हो, गाइड कौन जितने ज्यादा बेटर हो, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटीज ने ये सारे सिनेरियोज फेवरेबल रहेंगे, मैं वहाँ इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैम। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एनरोलमेंट एज वेल। हाँ जी, एंड ऐसे ही प्रोफेसरशिप के लिए भी आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। वेरी गुड।
सो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशंस करके। एंड एनी यू नो क्विक टिप्स या क्विक मोटिवेशनल कुछ आप लर्नर्स को बताना चाहेंगे? मैम जैसे आपने बोला कि मैं स्टूडियस था या नहीं था, आई विल से कि कभी भी आप खुद को अंडरस्टिमेट ना करें। जैसे मैं भी जब सक्सेस स्टोरीज देखता था या सुनता था तो मुझे लगता था ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता है। बट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर स्टडी। अगर आपने लिटरली मेहनत करा है, देन यू नो इट इज सेइंग दैट योर पोलाइटनेस एंड पेशेंस ऑलवेज पे। तो आप हमेशा से आप अपने हार्ड वर्क पे फोकस रहे, आप कर्म करते जाएं, फल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आपका हार्ड वर्क वो बिल्कुल होना चाहिए, वो कभी ना कभी वो पे आउट हो ही जाता है, तो उस पर यस, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा वो चीज। यस, श्योरली। एंड आप सबको बता दूं कि जो इंग्लिश की कट ऑफ जाती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कम जाती है, बहुत कम जाती है, और उसमें भी इतना अच्छा स्कोर यस कर मैम। पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अराउंड 50% लाना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है इनके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए और आपने इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए, इसलिए ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिल सके, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल सके कि कैसे हो सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हैं, तो सेट के लिए भी, और साथ ही साथ आप पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर करते रहे, और जो जो आपको मिलता है आप उसके ऊपर जाते रहे। बिकॉज से वो आपने वो पॉइंट बताया डियोंटोलॉजी वाला, वही चीज यहाँ पर आता है कि आपको कर्म करते रहना चाहिए, बाकी फल अपने आप मिल जाएगा, और उसमें से आपके पास फिर ऑप्शंस होंगे, यू कैन चूज बेस्ट आउट ऑफ ऑल गुड्स। सो अच्छे अच्छों में से भी बेस्ट वाला भी आप चूज कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ऐसे ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो फीलिंग प्राउड बिकॉज ऑफ योर सक्सेस, एंड स्टे ब्लेस्ड। सो ड्रीम इट्स ऑल बिलीव। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आपका मैम हमेशा से एक थंबनेल रहता था, 80+ स्कोर करना है, 90+, एंड दैट मोटिवेट्स मी। मुझे लिटरली लगता था कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन मुझे भी 40 क्वेश्चन क्लियर करने, और एज अ रिजल्ट एपी सेट में यही हुआ कि मोर देन 80% आई स्कोर्ड इन पेपर 1। तो ये बहुत इट्स जस्ट बिकॉज जब आपकी गाइडेंस अच्छी हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। Thank you so much. And I'm always here for you all. And thank you so much. So, dream, थैंक यू। believe, act, and achieve. So, थैंक यू। have a nice time. Thank you.